हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपनी क्लास नंदांचल स्मार्ट क्लासेस में। तो हमने भैया क्या पढ़ लिया था कल के लेक्चर में, क्या देखा था हमने। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो अधिकार थे हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसका एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो हमारा अगला जो लेक्चर है उसमें हमारे अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। क्लियर। ठीक। चलिए, तो हमारा अगला फंडामेंटल राइट स्टार्ट है बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए। हम्म, क्या कह रहा है भैया हमारा फंडामेंटल राइट, क्या कह रहा है, क्या कहता है, देखें कितने कितने हैं, दो हैं, है ना, 29 और 30। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 क्या कह रहा है। आर्टिकल नंबर 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों और नागरिकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों का मतलब, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की बात कर रहा है। एक सेकंड, इसमें वाइट ही आया। हाँ, अल्पसंख्यकों और नागरिकों के हितों की सुरक्षा, मतलब ये नागरिकों की बात भी कर रहा है और अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है। दोनों के मतलब नागरिक तो हमारे यहाँ के नागरिक, अल्पसंख्यक जो होंगे ना, हमारे यहाँ के नागरिक भी तो होंगे। तो अल्पसंख्यक और नागरिकों के हितों की सुरक्षा की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, प्रत्येक भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अपनी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है, जो भी नागरिक रह रहा है, देखो मैंने आपसे कहा था 15, 16, 19, 29, 30। तो 29, 30 में बात करूंगा तो नागरिक की बात करूंगा। यहाँ पे विदेशियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, लोग की बात नहीं कर रहे, निवासी की बात नहीं कर रहे, हम क्या बात करें, हम बात करें नागरिकों की बात कर रहे हैं। तो नागरिक जो है, सिटीजन जो है इंडिया के, उनमें क्या है, उनकी अपनी बोली। ठीक है, देखो संस्कृति का मतलब ही क्या होता है, संस्कृति में क्या क्या आता है, किसी व्यक्ति की बोली, बोली क्या है, बोली क्या है उसकी, उसका पहनावा क्या है, मतलब पहनावा क्या है, कल्चरल, कल्चर क्या हो गया, पहनावा, उसका खान पान, रहन सहन, है ना, और उसकी बोली, फेस्टिवल्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब संस्कृति के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अपनी बोली, भाषा, लिपि, है ना, लिपि, लिपि क्या होती है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ तो देवनागरी लिपि लिख रहा हूँ। लिखते हैं उसे लिपि बोलते हैं, स्क्रिप्ट जो बोलते हैं वो भाषा होती है। तो लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का हमारा अधिकार है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश में नहीं रोका जाएगा। मतलब भारत के नागरिक को राज्य के अंतर्गत, मतलब कंट्री के अंदर आने वाले जो भी संस्थान हैं, या राज्य की सहायता, जो जो संस्थान चल रहे हैं किसी भी प्रकार से सरकार का उसमें योगदान है, उसे धर्म, जाति या भाषा के भेद आधार, है ना, बेस पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा कि भाई आप फलाने इस धर्म के हो तो आप यहाँ नहीं रह सकते, मतलब क्योंकि राज्य के द्वारा है। जाति, किस कास्ट के हो, ये भी नहीं, ना ही भाषा के बेस पे, है ना? ठीक है, इस बेस पे नहीं, आप उसको प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, आर्टिकल नंबर 29 बोलता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखना, दो पॉइंट है, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, यहाँ पे दो की चर्चा है, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक खुद की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, हालांकि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक दोनों है। मतलब आर्टिकल नंबर 29 में आपके नागरिक की बात कर रहा है, अल्पसंख्यक भी, और कि किसकी, बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी की बात कर रहा है, माइनॉरिटी की बात कर रहा है, नागरिक की बात, एक प्रकार से भारत के नागरिक की बात कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये चीजें जो मैंने बताई, ये वाली बात भी कह रहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान भी कर रहा है, लेकिन ये उनकी बात भी कर रहा है कि भाई नागरिकों के उसमें शामिल है। ठीक है, चलिए, स्पेशली जो माइनॉरिटी के लिए बात करेगा वो आर्टिकल 30 करेगा। चलिए, क्या बोल रहा है भाई, अगला पॉइंट इसमें देखें क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो भाई, मैं आपको एक बात बोलूं, आपसे प्रश्न पूछे कि अल्पसंख्यकों की का जो जिक्र है वो किस
आर्टिकल में है, अगर ऑप्शन दे दें 29-30 तो ध्यान रखना 29 में नहीं है, 30 में अगर जो है उनके जो अधिकारों के संबंधी की बात कर रहा है वो 30 की बात कर रहा है ना, 29 से ज्यादा 30 की बात, क्योंकि 29 में नागरिकों की बात भी आ गई तो उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों हो गए। 30 की बात, तो यहाँ शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई, बार बार बोल रहा हूँ, अल्पसंख्यक किनको काउंट कर रहा है, धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, ठीक है, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भाई जो माइनॉरिटी के जो भी वर्ग हैं, जो भी माइनॉरिटी में आते हैं, वो अपनी हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं और साथ ही साथ उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, ने स्टैब्लिश करेंगे और उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है जो ये स्टेटमेंट है। भारत में कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सॉरी हिंदू नहीं, सॉरी, धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी है, और भाषाई अल्पसंख्यक जैसे मध्य प्रदेश में तमिल बोलने वाले या तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले अपनी पसंद का स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ, मैंने आसान शब्दों में आपके लिए लिया आया था कि मान लो एमपी की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ज्यादातर भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई मान लो व्यक्ति तमिल बोल रहा है, तो ये यहाँ पर भाषाई किस में आ गया, ये भाषाई अल्पसंख्यक में आ गया, भाषाई अल्पसंख्यक में आ गया। इसको अपनी पसंद का इंस्टीट्यूट खोलने की, मतलब अपने हिसाब से अपनी पसंद का स्कूल या कॉलेज खोल सकता है। ठीक है, सेम उल्टा कर लूं, मैं तमिलनाडु में बात कर लूं, तो तमिलनाडु में जो है जनरली तमिल ना, ठीक, और वहां पर अगर देखें हिंदी जो होगा वो आपका कौन सा होगा, वो इसमें आएगा, अल्पसंख्यक में चला जाएगा, भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, तो सेम उसके लिए भी वही बात हो गई, लागू हो गई। धार्मिक तो पता ही है, आपको बता दिया मैंने, धर्म के हिसाब से। ठीक है, अधिकार के दो भाग हैं, एक तो आपकी स्थापना, स्थापना मतलब संस्थान को शुरू करना, दूसरा प्रशासन करना। अभी मैंने बोला था स्थापना करना, उस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करना और उस इंस्टीट्यूट को रन करना, मतलब अपने तरीके से चलाना, सिलेबस तैयार करना, फीस तय करना, स्टाफ की नियुक्ति करना, ये सब अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, उसको इतना अधिकार है कि भाई सिलेबस क्या होगा, फीस कितनी होगी, स्टाफ कैसे नियुक्त करना है, कैसे क्वेश्चन होना चाहिए, सारी चीजें अपने हिसाब से वो कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना 30 में ये वाली बात कही है, और 29 में नागरिकों की बात आ गई, तो 29 में सभी आ गए। चलिए हम बात करते हैं अगला। अगला क्या बोल रहा है, जमीन या संपत्ति छीनने पर, हाँ इसी में संबंधित ही है, जो इसी से आर्टिकल संबंधित, ध्यान रखिएगा। और भी चीजें दी हुई हैं इसमें, जमीन या संपत्ति छीनने का पूरा मुआवजा मिलेगा, जैसे पर पूरा मुआवजा मिलेगा। जैसे हमने बोला था आपको संपत्ति का अधिकार किससे हटाया था, फंडामेंटल राइट से हटा के कौन सा संविधान संशोधन हटाया था, 44 से हटाया था। तो अगर आप किसी उसकी जमीन ले रहे हो, तो आपको उसके एवज में क्या देना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ, मतलब पैसे देने पड़ेगा, कुछ ना कुछ नहीं, उतना ही रेंट में देना पड़ेगा, ताकि उसका उसका काम चले भाई, ऐसा थोड़ी है। 1917 भारत सरकार ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया, कहाँ जोड़ा, 300 ए में जोड़ा, क्या बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया, है ना, कानूनी अधिकार बना दिया, उसको लीगल राइट बना दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या कहा, इसके बाद सरकार किसी की भी जमीन अगर देश के विकास, मतलब देश का विकास क्या, रोड बनाना है, रेलवे बनाना, रेलवे के लिए जमीन चाहिए, दूसरा अगर डैम बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए जमीन लेना है तो ले सकती है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसको, उसको भाई कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, ले सकती है लेकिन क्या करेगा, उसको उसकी जमीन ले सकती है लेकिन मुआवजा देना पड़ेगा। अल्पसंख्यक के लिए विशेष नियम क्या है, लेकिन अनुच्छेद 30 में एक सुरक्षा कवच क्या जोड़ा गया, जोड़ा गया, अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक स्कूल या कॉलेज की जमीन लेती है, तो सरकार को उन्हें उतना ही पैसा मुआवजा देना होगा जितना वे वैसा जितना जिससे वे वैसे ही दूसरी जगह पर अपना स्कूल दोबारा खोल सके। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लो कोई स्कूल है अल्पसंख्यक का, उनने सरकार ने उनकी जमीन ले ली कि भाई हमें यहाँ से रोड निकालनी है, या हमें यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाना है, बीच में आ रहा है, जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सरकार उनको उतना ही पैसा देगी कि भाई आपका स्कूल कहीं और सेटल हो जाए, जमीन देगी, उनका पैसा देगी कि आप यहाँ पे इतने पैसे में आप अपनी दोबारा स्टैब्लिश यहाँ पे कर दो। ठीक है, देना पड़ेगा, उतना ही पैसा देना पड़ेगा कि दोबारा स्कूल खोल सके। ठीक है, सरकार कम पैसे देकर स्कूल बंद नहीं करवा सकती। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, अल्पसंख्यक के लिए विशेष नियम। नेक्स्ट, सरकारी मदद फंड में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब सरकार स्कूलों कॉलेज जिसको पैसा ग्रांट बांटती है, तो वह इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि यह स्कूल किसी खास धर्म या भाषा के लोगों का है।
इसलिए हम इन्हें पैसा नहीं देंगे, नहीं ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गए, है ना? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष में क्या करती है सरकार, तटस्थ है, सबको एक जैसा देख रही है, तो ये कर ही नहीं सकती कि खास धर्म या भाषा के लोगों का है, तो इसलिए हम इससे पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सामान्य स्कूलों की तरह इन्हें बराबरी से सरकारी मदद पाने का हक है। ठीक है, अगर एक मेजोरिटी वाले का स्कूल है, एक माइनॉरिटी वाले का स्कूल है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम नहीं यार, तुम तो कम हो संख्या में, तुमको कम पैसा देंगे, नहीं जो ज्यादा है हमारी वोट बैंकिंग है इनको देंगे, ऐसा नहीं। सबको बराबर देना पड़ेगा, आप इनको दे रहे हो जितना, उतना भी उनको भी देना पड़ेगा, ये ग्रांट जो दे रहे हो। अनुच्छेद 30 के तहत सांस्कृतिक अल्पसंख्यक जैसे कोई शब्द नहीं है। हाँ, ध्यान रखना, 30 के अंदर सांस्कृतिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक नहीं है, कौन सा तो अल्पसंख्यक है, बार बार मैं शुरू से क्लास में इस चैप्टर में मतलब इस लेक्चर में शुरू से बात कर रहा हूँ, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, कंफ्यूज करने के लिए डाल लेगा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, जैसा कोई शब्द नहीं है। संविधान में सिर्फ दो तरह के अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है, कौन सी, धार्मिक और भाषाई, रिलीजन बेस्ड पे और आपकी लैंग्वेज बेस पे, ये दो के तहत ही कही है, तीसरा नहीं, संस्कृति के बेस पर नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा ये वाली बात। तीसरा, अगला, इसमें क्या बड़ा अंतर है भाई, अनुच्छेद 29 और 30 में क्या बड़ा अंतर देखने को मिलता है, देखिए अनुच्छेद 29 का दायरा थोड़ा बड़ा है। दायरा बड़ा कैसे हो गया, इसमें अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी आ गए, नागरिक की बात कर रहा है ना, तो यह देश के सभी नागरिकों, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों की बात करता है, उनको अपनी भाषा लिपि संस्कृति के बचाने का आगे, ठीक है, सबको ही है। ठीक है, मतलब 29 का दायरा बड़ा कैसे हो गया, इसमें धार्मिक मतलब आपके अल्पसंख्यक भी आ गए और बहुसंख्यक भी आ गए। 30 में क्या हो रहा है, दायरा थोड़ा सा से सीमित है, क्यों, क्योंकि ये केवल अल्पसंख्यक की बात कर रहा है। आपसे क्वेश्चन बना देता है कि कौन सा आर्टिकल इसमें केवल अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर्टिकल 30 आ चुका है क्वेश्चन ये एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 30 की बात कर रहा है। यह विशेष अधिकार शिक्षण संस्थान खोलने नागरिकों के किसी अन्य आम वर्ग वर्ग या बहुसंख्यक को नहीं मिलता है, यह सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित है। ठीक, चलिए, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पे, पहले एक बार फटाफट फटाफट रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें जो आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक, चलिए, क्या था, अल्पसंख्यकों आर्टिकल 2930 में आ रहे थे, संस्कृति से संबंधित अधिकार, 29 में आ रहा था अल्पसंख्यक नागरिकों के हितों की सुरक्षा, बता दी मैंने आपको किस प्रकार से की जा रही है, इसमें सारे जो हैं बहुसंख्यक भी आ गए और आपके वो भी क्या नाम है, अल्पसंख्यक भी आ गए, दोनों के अधिकार, उनकी भाषा बोली सबके बेस पे बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का, अल्पसंख्यकों, केवल अल्पसंख्यकों के लिए बात करेंगे, आर्टिकल 30, और दो बेसिस पे है, दो मतलब है, दो अल्पसंख्यकों की बात है संविधान में, चाहे धार्मिक मतलब धार्मिक और भाषाई। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अगर सरकार जब संपत्ति एक लेती है उनका, तो उनको उतना ही मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अगर लेती जमीन उतना ही उसको आपको देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, लेने का हक तो है भाई, ले सकती है, लेकिन देने उतना पैसा देना पड़ेगा जितना उसका आपने नुकसान किया है, मतलब जितना आप उससे पैसा मतलब जो भी अपना उसका तो नुकसान हो रहा है ना, पैसा उतना जा रहा है, बेचना लगाया, तो जो आपको दूसरी जगह स्टैब्लिश करके देना पड़ेगा, कम नहीं दे सकते। ठीक है, सरकारी मदद सबको सेम सेम देना है, चाहे बहुसंख्यकों के चाहे अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक दोनों को आपको देना है, यहाँ राइट्स बता रहे हैं उनके कि भाई ऐसा ना हो कि उनको कम मिले पैसा। दो प्रकार के अल्पसंख्यक है, धार्मिक और भाषाई, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक की जैसा कोई शब्द नहीं है संविधान में। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर 29-30 में क्या देखा हमने, 29-30 में दोनों में अंतर देख लिया, इसका दायरा बढ़ा है क्योंकि इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों शामिल हो गए, और इसमें केवल और केवल अल्पसंख्यक की बात की गई है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित थे, बताओ। 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28 और 29 से 30, बताओ। देखो, 14 से 18 हमने देखा था कौन सा अधिकार था, समानता। ठीक, 19 से 22 कौन सा था, स्वतंत्रता। ठीक, 25 से 28 कौन सा था, धार्मिक स्वतंत्रता। और 29-30 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। ठीक, चलो, और एक और छोटा हमारा 23-24, वो कौन सा है, शोषण के प्रति।
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित हैं? कौन से हैं भाई? अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक दोनों, या नस्ली और सांस्कृतिक दोनों? अभी पढ़ाया है यार। केवल धार्मिक और भाषाई अलग अलग कैसे हो सकते हैं? दोनों ही आएंगे ना, दोनों आएंगे। नस्ली वाली बात तो है नहीं, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक की बात ही नहीं संविधान में कहीं से कहीं तक। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है? क्या आर्टिकल नंबर 29 देता है, क्या आर्टिकल नंबर 30 देता है, क्या आर्टिकल नंबर 32 देता है, क्या आर्टिकल नंबर 21 देता है? क्या देता है? कौन सा देता है बताओ? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, प्रशासन करने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 30 है ना? ठीक, चलिए। अनुच्छेद 29 एक के अनुसार नागरिकों को किसी भी वर्ग को इनमें से किसे सुरक्षित रखने का अधिकार है? क्या अपनी केवल विशिष्ट भाषा, केवल अपनी विशिष्ट लैंग्वेज, केवल अपनी विशिष्ट संस्कृति, या भाषा लिपि संस्कृति थी? देखो, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक की बात करिए यहाँ पे। संस्कृति चीज अलग हो गया और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक अलग चीज हो गई। ठीक है, ठीक। और मैंने आपको एक दिन बोला था कि केवल अगर आ जाता थोड़ा सुरक्षित हो जाए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, वो स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। तो केवल वाला तो भाई ये तीनों ही जो है रॉन्ग है, ये इसमें तीनों की बात करिए। ठीक, चलो नेक्स्ट। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संपत्ति मतलब उसकी प्रॉपर्टी अनिवार्य अधिग्रहण मतलब ले लेना, ठीक है, अनिवार्य रूप से ले लेना, तो उचित मुआवजे का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? क्या 42, या 44, या 46? 42, 54, 86? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ये वाला। किसकी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई, पार्टी जनता। ठीक है, क्लियर। 42 में बात करें, क्या हुआ था? 42 में किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, 42 में क्या क्या चेंज हुए थे पिछले लेक्चर में बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 86 भी पढ़ाया था मैंने, 21 ये जोड़ा था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को अप्लाई हुआ, क्या था? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए। 103 में ईडब्ल्यूएस, चलिए, ईडब्ल्यूएस से संबंधित था 103, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अनुच्छेद 29 और 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 29 का लाभ भारत के सभी नागरिकों मतलब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को मिल सकता है। 29 की बात कर रहा है, क्या सही है गलत है? दूसरा, अनुच्छेद 30 का लाभ केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, देखो यहाँ पे केवल लगा है लेकिन यहाँ पे केवल में दो चीज आ रही है तो सही है ना? ठीक है, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मिलता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, दूसरा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? क्या केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, या तो दोनों ही सही नहीं है? तो देखो, पहला वाला तो सही है ना, एकदम सही है कि 29 का लाभ भारत के सभी नागरिकों बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल मिल सकता है। एक सेकंड की बात करें, सेकंड भी सही है, भले केवल लगा है लेकिन धार्मिक और भाषाई की बात कर रहा है। हाँ, यहाँ पर वो लिख देता है सांस्कृतिक, तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मिल रहा था, स्टेटमेंट दोनों सही है, सी एक और दो दोनों इज राइट आंसर। ठीक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रशासन के अधिकार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या एकदम सही नहीं है? क्या गलत है? वे अपने संस्थान के लिए प्रशासनिक कर्मचारी और शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। राज्य उनके साथ वित्तीय सहायता या अनुदान देते समय भेदभाव नहीं कर सकता। अच्छा, सही नहीं पूछा ना, बताना। इन संस्थानों को शैक्षणिक मानकों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सरकारी नियमों को मानने से पूरी छूट प्राप्त है, या यदि सरकार उनकी संपत्ति का अध्ययन करती है तो उन्हें पूर्ण और उचित मुआवजा देना अनिवार्य है? बताओ इनमें से कौन सा सही है?
देखो, पहला तो एकदम सही है कि भी अपने संस्थान के लिए प्रशासनिक कर्मचारी या शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। हाँ, सही है। राज्य उनके साथ वित्तीय सहायता ग्रांट्स देने में भेदभाव नहीं करेगा, ये भी सही है, ये भी सही। मैंने आपको कहा था ना, अपने हिसाब से वो नियुक्ति शिक्षकों वगैरह कर सकते हैं। डी वाला क्या बोल रहा है, यदि सरकार उनकी संपत्ति का अधिकार अधिग्रहण करती है तो उन्हें पूर्ण मुआवजा या उचित मुआवजा देना अनिवार्य है। हाँ, ये भी सही है। लेकिन ये नहीं है, कैसे नहीं है, देखो, इन संस्थानों को शैक्षणिक मानकों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सरकारी नियम, अरे भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा से नियम कैसे बना सकते हैं? ये तो सरकार का काम है ना। तो ये वाला मामला क्या हो गया, यही वाला ही गलत हो गया। तो ये वाला जो आंसर है आपका राइट आंसर है। क्लियर है, ये एकदम सही आंसर है। ठीक, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक, ठीक है, तो हमारे ये खत्म होते हैं। ठीक, एमसीक्यू और ये वाला फंडामेंटल राइट हमारा खत्म होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। हमने 5 फंडामेंटल राइट पढ़ लिए हैं। अगले लेक्चर में हम आर्टिकल 31 की कहानी देखेंगे क्या था, फिर उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में 32 और आर्टिकल और उसके जो भी 5 लेटे हैं वो क्या कहते हैं। और फिर वो 3 जो 33, 34, 35 एक ही लेक्चर में खत्म। तो मेरे ख्याल से 2 लेक्चर में आपका फंडामेंटल राइट का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आपको पूरा पढ़, फिर इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपने पूरा पढ़ लिया, यहाँ समझ लिया, आपके सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।